क्लास 10th फिजिक्स में हम अगला टॉपिक चलते हैं। पिछले टॉपिक में हमने अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में रिलेशन फाइंड किया था, और अब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, या फिर गोलीय दर्पण के द्वारा रेखीय आवर्धन। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन हम जान लेते हैं। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन हमको निकालना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन इसका हमको फार्मूला जानना है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन जानेंगे, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई का प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे हम चलते हैं। मान लेते हैं, माना प्रतिबिंब की लंबाई I, प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O है, तब प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ठीक, रेखीय आवर्धन क्या होगा? स्मॉल m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O। ये होगा आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। अब हमें फार्मूले का डेरिवेशन करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक चित्र का निर्माण करेंगे। चित्र, ये अवतल दर्पण के द्वारा हम रेखीय आवर्धन को दिखाएंगे। ठीक, इसमें ये ध्रुव है, यहाँ ये आपकी मुख्य अक्ष है, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है। ठीक, यहाँ से रेखा किरण निकली मुख्य अक्ष के समांतर, वो फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जा रही है। अगर एक किरण यहाँ से निकाली जाए तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? ये कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक, कुछ इस तरीके से बन के जाएगी यहाँ पर। और फिर एक किरण, और अगर यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से डाल दिया जाए, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर अगर डाल दिया जाए तो अब यहाँ पर जो तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक, ये कुछ इस तरीके से।
ये इस तरीके से, ठीक। यहाँ से टकराने के बाद ये स्वयं वापस चले जाएंगे और ये इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बन रहा है। और ये यहाँ पर जो है ये फोकस है, क्या है, फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये वस्तु है ए और बी, या उल्टा कर देते हैं बी डैश बी ए डैश, और ये आपका क्या है, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ठीक, ए डैश बी डैश। नहीं, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर ए और इस तरफ बी, तो ये ए डैश हो जाएगा और वो बी डैश, ये ध्रुव पी है, क्या है, ध्रुव पी है, ठीक। अब इसमें आपको दो त्रिभुज बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, क्या दिखाई पड़ रहे हैं, दो बड़े बड़े त्रिभुज, उन्हीं त्रिभुज को आपको लेना है और उसी पर काम करना है। तो पहला त्रिभुज क्या है, ये वाला ए बी पी, ए बी पी त्रिभुज ए बी पी, तथा दूसरा त्रिभुज जो आपके पास है वो क्या है, वो है ए बी डैश ए डैश पी, ठीक। दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी, ठीक। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या है कि कोण ए, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, ठीक है, क्या है, ये कोण 90 अंश का बना हुआ है, कितने अंश का है, 90 अंश का। तो जब दोनों कोण बराबर हैं तो क्या होगा, बराबर लिखना पड़ेगा, कोण बी ए सी इज इक्वल टू कोण बी डैश ए डैश पी, बी ए सी नहीं होगा, यहाँ पर पी लिखेंगे क्योंकि वहाँ बड़ा त्रिभुज है, ठीक। और फिर कोण बी डैश ए डैश पी बराबर है, क्योंकि क्या है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, क्या है, प्रत्येक समकोण है। और फिर इसलिए भी बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख बने हुए हैं, इसलिए भी लिख सकते हैं कोण बी ए पी इज इक्वल टू कोण बी डैश ए डैश पी, ठीक। क्या है, प्रत्येक या शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए भी बराबर है। अब इसमें समरूप त्रिभुज का नियम लगा दिया जाएगा। अब समरूप त्रिभुज नियम हम कैसे लगाएंगे, जिसमें प्रतिबिंब को हम ध्यान में रख करके लगाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब पहले लिखा जा रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई है, तो पहले हम प्रतिबिंब को लिखेंगे, प्रतिबिंब वाला। तो इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में जो आपका ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, वो इसमें क्या है, ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल इज इक्वल टू जो इसमें आपका ए पी है, ए पी है, वो इसमें क्या है, वो है ए डैश पी, ए डैश पी, ठीक। अब इसी में हमको क्या कर देना है, डिस्टेंस रख देनी है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है, ये वस्तु की लंबाई होगी, तो वस्तु की लंबाई को, हाँ प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई को हमने आई लिया है, तो आई लिख देंगे यहाँ पर, ठीक, आई लिख दिया जाएगा। फिर बी, बी है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये लाइन है, इस लाइन के नीचे जितनी भी डिस्टेंस होगी वो माइनस में होगी, इसलिए माइनस आई होगा, और ऊपर वाली डिस्टेंस जो होगी वो प्लस में होगी, तो बटे ओ ए बी, ये ए बी वस्तु की लंबाई है, इज इक्वल टू ए पी, ए से लेकर पी तक की दूरी, ए से लेकर पी तक की दूरी, ए आपका क्या है, वस्तु है, ठीक, क्या है, वस्तु है। तो इसमें हमने डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि हमने क्या लिया है, यहाँ पर लिया है दूसरा, पहले हमने प्रतिबिंब वाला लिया है, तो यहाँ पर हमने कुछ डिस्टर्ब कर दिया, तो यहाँ पर ए डैश पी पहले होना है और ए पी बाद में होना है, ठीक। तो ए डैश पी, ए डैश से पी तक की दूरी ये प्रतिबिंब है और यहाँ ध्रुव है, तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को हम माइनस बी, बी से लिखते हैं। माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ध्रुव के बाईं तरफ है,
ठीक। और ए पी क्या है, ये ए और पी वस्तु है, ये वस्तु है आपकी ये वाली। तो वस्तु की दूरी यू से लिखी जाती है, तो माइनस यू हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, आई बटा ओ, आई बटा ओ इज इक्वल टू बी बटा यू। इसके साथ माइनस भी लगा तो इस माइनस को ट्रांसफर कर देंगे उस तरफ, तो ये इस तरफ आ जाएगा माइनस में। और आपको पता है आई बटा ओ इज इक्वल टू क्या है, एम, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल एम इज इक्वल टू चाहे आई बटा ओ और इज इक्वल टू माइनस बी बटा यू। ये फार्मूला निकल के आता है रेखीय आवर्धन का, गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, और ये अवतल दर्पण पर दिखा दिया गया है। ठीक, ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।